नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि वक्त मतलब कि समय। जी हाँ, समय की कीमत कोई उस अखबार से जाकर के पूछे जिसका समय बीत जाने के बाद कोई कीमत नहीं होती। जी हाँ, ज़ीरो। सो गाइस, वक्त बहुत ही बलवान होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने आज देखा चंद घंटों पहले। सो गाइस, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज मतों की गिनती थी और जो दोस्तों रुझान आए थे, जी हाँ, जो एग्जिट पोल सामने निकल करके आ रहे थे, उन सभी एग्जिट पोल की बहुत ही बुरी तरीके से किरकिरी हुई है आज। मैंने अपने मैक्सिमम वीडियो में यही कहा था कि एग्जिट पोल हमेशा, जी हाँ, 100% सही नहीं होते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल एक कोट करके भी दिया था। दिल्ली के अंदर 2013 में, जी हाँ, जो विधानसभा चुनाव हुए थे और जिसके एग्जिट पोल जारी हुए थे, उसमें साफ साफ आम आदमी पार्टी को सभी एग्जिट पोल, जिस भी एजेंसी ने, जिस भी न्यूज़ मीडिया ने वो पब्लिश किए थे, उन सभी में आम आदमी पार्टी को सीटें काफ़ी कम दिखाई थी। लेकिन 70 में से इस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने सीटें हासिल करी थी 67। मतलब कि इसका अर्थ ये था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बटन दबाया। जी हाँ, जिस दिन इलेक्शन हुआ। सो गाइस, हरियाणा में हमको लगा था कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो लगातार 10 साल का वनवास है वो समाप्त हो जाएगा। हमको ये भी कहीं ना कहीं लगा था कि इस बार बीजेपी की जो हैट्रिक है, जी हाँ, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि दोस्तों कहने क्या। सो गाइस, हरियाणा में हमने देखा लगातार कितनी अधिक सीटों से इस बार बीजेपी जीती है। वहीं पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, सो गाइस, जम्मू कश्मीर में बनेगी गठबंधन की सरकार और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी का पत्ता जम्मू कश्मीर से साफ हुआ। लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी अच्छे से अब अपनी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी सफलता ना अपना शोर अपने आप मचा ही डालती है। अगर आप सफलता का शोर पहले ही मचाना स्टार्ट कर दो तो कहीं ना कहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ कहते हैं कि कुछ लोगों की नज़र लग गई, कभी कभी इंसान को अपनी नज़र भी लग जाती है। सो गाइस, राहुल गांधी ने हमेशा अपनी रैली में मैक्सिमम एक वर्ड का यूज़ किया था। जी हाँ, इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आंधी नहीं बल्कि सुनामी आने वाली है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे भी ऐसा लगा था कि इस बार हरियाणा के अंदर सरकार का परिवर्तन होने वाला है। मैंने दोस्तों ये चीज़ कंक्लूजन निकाला था लोगों की जो जनता की राय थी उसके आधार पर। सभी जनता का मानना यही था। लेकिन कहीं ना कहीं जो विनेश फोगाट का जो एरिया था ना, उसमें उन्होंने अपनी विजय हासिल कर ली है। जी हाँ, जुलाना से विनेश फोगाट फाइनली विजय हुई है। तो मैंने मैक्सिमम उनके इंटरव्यू देखे थे। अगर हम बात करें यहाँ पे हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पिछड़ना देश की इस सबसे पुरानी राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। मैं बताऊंगा कि आखिरकार क्या क्या गलतियाँ रही हैं। सबसे पहली गलती ये कि बिना किसी रिजल्ट के आए, ठीक है, बिना 5 तारीख हुए, मतलब उससे पहले ही रैली के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का होना थोड़ा सा इनके लिए शायद घातक सिद्ध हुआ। जी हाँ, इनके मुद्दे काफ़ी सही थे। जी हाँ, डंकी को लेकर के इन्होंने बहुत मुद्दे उठाए, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत ही पॉजिटिव बात थी। और सदन के अंदर, संसद के अंदर जो उन्होंने यू टर्न दिलवाए हैं, मतलब कि केंद्र सरकार से, वो भी अच्छा पॉइंट है। इन्होंने हमेशा मुद्दों पे बात करी है, विपक्ष पे निशाना कम साधा है। लेकिन दोस्तों जो 10 साल से जो जनता के मन में जो बीजेपी को लेकर के जगह बनी हुई है, उसको मिटाने में शायद ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी ये भी बनता है कि आखिरकार जो ईवीएम मशीनों में जो बैटरी, जो चार्जिंग पॉइंट थे, वो कम क्यों पाए गए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, ईवीएम जब निकलती है खटाक, ठीक है, जहाँ पे ये लॉक होती है, जहाँ पे सिक्योरिटी में पूरी कस्टडी में रहती है, तो इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। और तीसरे या चौथे चरण की काउंटिंग में अचानक से पॉज कर दी गई थी काउंटिंग, तो उसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक शिकायत दर्ज करी है। राइट, अब चुनाव आयोग जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनको क्या फटकार लगाएंगे वो बताएगा अब आने वाला वक्त। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस बिहाव पर काफ़ी खुश थे। जी हाँ, कांग्रेस के अंदर कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा सीएम, कल इसको लेकर के लगातार बहुत सारी मीटिंग हो रही थी। एग्जिट पोल में रिपब्लिक मैट्रिक्स ने कांग्रेस को 55 से 62 दिए थे हरियाणा के अंदर, और भाजपा को दिए थे 18 से 24। वहीं पर रिपब्लिक टुडे सी वोटर को मिले थे 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था इन लोगों ने, और कांग्रेस को अनुमान लगाया था उन्होंने 55 से 58 तक के बीच में। और टाइम्स नाउ ने 22 से 32 तक की सीटें दिखाई थी भाजपा को, और कांग्रेस को दिखाई थी 50 से 64। मतलब कि सबके आंकड़े 50 से ऊपर पर थे।
वहीं जम्मू कश्मीर में इन्होंने क्या करा, इंडिया टुडे सी वोटर ने दिखाई थी 27 से 32 और कांग्रेस को मिलेगी 40 से 48। इस चीज़ का कयास लगाया था, अनुमान लगाया था। पीडीपी को 6 से 8, रिपब्लिक मैट्रिक्स ने कहा था कि 26 से 30 भाजपा को और कांग्रेस को 31 से 36। तो ये था एग्जिट पोल। लेकिन वास्तविक हकीकत क्या बनी आपके स्क्रीन पर, किसको क्या सीट मिली ध्यान से देखिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 50, बीजेपी 26, हरियाणा के अंदर बीजेपी 48, कांग्रेस 36। और इसमें हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आ सकता है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइम से पहले हो रही है अभी। और आप खुद सोचिए दोस्तों कि खेला कितना बड़ा हो गया, वक्त ने कैसे करवट ली। कि मैंने पहले ही कहा था कि जब ईवीएम मशीन के सामने जनता जाती है, कोई एक आम आदमी जाता है ना, तो उसका माइंड कब पलट जाए कुछ नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है लोगों के सामने और अंदर उसके मन में किसकी सरकार बसी हुई है। इसके बारे में कोई भी सटीक या फिर 100% दावा नहीं कर सकता है। लगातार हम मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं हरियाणा में जो इनकी सीटें कम आएंगी, लास्ट वीडियो आपको याद होगा, उसमें मैंने ये कहा था कि कुमारी सैलजा के द्वारा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के जो बयान दिया था ललन टॉप के इंटरव्यू पर कि लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी, मुझे याद नहीं, इतने बरस हो गए, आप ही देख लीजिए, पता होगा ना आपको। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा होगा, ललन टॉप चैनल पे जा करके पूरा इंटरव्यू देखिएगा। और वहीं पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जी हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया सैलजा के बारे में, ठीक है, तो लास्ट टाइम बात कब हुई थी, तो उन्होंने सिंपल बोला कि भाई पार्टी की बड़ी कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हमारी छोटी बहन है। तो यहाँ पे करेंगे एक्सपीरियंस दिखाई देता है। और यहाँ पे कुमारी सैलजा के द्वारा जो मैसेज गया था ना, ये 5 तारीख से पहले का मैसेज गया था और जनता को साफ साफ ये दिखा कि इनके अंदरूनी जो पार्टी है उसके अंदर ही कहने की कलह चल रही है। जी हाँ, अंदर ही कहने की कोल्ड वॉर चल रहा है। इसलिए कुमारी सैलजा दोस्तों काफ़ी लंबे समय से गायब थी पार्टी के चुनाव प्रचार से। ध्यान रखिएगा, 12 सितंबर से चुनाव स्टार्ट हुए थे और ये 26 सितंबर को अपनी पहली रैली करती है। सोचिए, वो भी तब जब 25 सितंबर को सोनिया गांधी ने इनको अपने पास बुलाया, इनके बीच में क्या डील हुई क्या नहीं हुई, क्या इनको समझाया और क्या इन्हें समझा, उसके बाद ये चुनावी मैदान में आई थी, वरना ये शायद चुनाव प्रचार में आती भी नहीं। बट इनकी तरफ मैं पॉजिटिव पॉइंट ये देख सकता हूँ कि इनको बीजेपी की तरफ से ऑफ़र मिला, लेकिन उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो लॉयल्टी तो इनके अंदर है, ये मैं मानता हूँ, वरना अदरवाइज़ कोई दूसरा कोई अगर नेता होता तुरंत अपनी पलटी मार जाता। अब यहाँ पर राजनीतिक नॉलेज में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे अगर हम, तो हम पाएंगे कि आखिरकार गलती कहाँ पर हुई है। जी हाँ, अंदरूनी घमासान ने जीत की संभावनाओं पर पूरी तरीके से जी हाँ पानी फेर दिया। जी हाँ, इस जीत पर हम कह सकते हैं कि झाड़ू पोछा वाइपर सब लगा दिया। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर के जो अंदरूनी घमासान चल रहा था, मैं सीएम, मेरी सुनवाई कम, मेरी सुनवाई ज़्यादा, एक अंदरूनी कहने की कोल्ड वॉर चल रहा था। और इस घमासान का असर आज हमको चुनाव के नतीजे में साफ साफ दिखाई दिया। आपको याद होगा दोस्तों कि 1 अक्टूबर को जब पीएम मोदी ने हरियाणा के पलवल में अपनी रैली करी थी, उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा था। जी हाँ, कुमारी सैलजा को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के। कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जी हाँ दलितों का अपमान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सैलजा को कांग्रेस से जी हाँ सीटें चाहिए थी, जो सीट चाहिए थी, वो कांग्रेस के आला कमान नेताओं ने सैलजा को सीट नहीं दी। और सैलजा दलितों का सबसे बड़ा फेस है और इसलिए 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक सैलजा बिल्कुल नाराज थी, खफा थी और किसी भी चुनाव प्रचार में इनकी कोई भी शिरकत नहीं थी। और इसको लेकर के विपक्ष ने बहुत टांग खिंचाई करी कांग्रेस की, बहुत सवाल उठाए और लोगों के कानों में जहर घोल दिया। जी हाँ, इस पार्टी को लेकर के। दोस्तों, शरीर के जहर का तो इलाज हो सकता है, लेकिन कानों के जहर का इलाज कैसे हो। और इसी चीज़ को लेकर के बीजेपी पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया। लेकिन इनकी तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी एक गलती हुई थी राम रहीम को लेकर के, जो उन्होंने चुनाव से पहले राम रहीम को रिहा कर दिया। ये 11वीं बार रिहा हुए हैं, 20 दिन की इनको मिली है पेरोल, ठीक है। और जब भी ये रिहा होते हैं, इसको लेकर के विपक्ष की पार्टी मतलब कि कांग्रेस जो सरकार है वो सवाल उठाती है और आम जनता भी उठाती है सवाल। और यहाँ पर इनको रिहा करने का सबसे बड़ी वजह यह है कि सिरसा के अंदर, जी हाँ सिरसा के अंदर इन राम रहीम की फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, जनता इनकी सुनती है, सभी सुनती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ हद तक जनता इनकी सुनती है। तो इन्होंने वो ट्रम्प कार्ड लास्ट में खेल डाला। लेकिन हमको लगा था कि कहीं ना कहीं ये इनका कदम है तो इनके ये वोट बैंक पर एक नेगेटिव फ़र्क डालेगा, लेकिन यहाँ पर इनको पॉजिटिव इफेक्ट दिखता हुआ हमको साफ साफ दिख रहा है।
अब यहाँ पर दोस्तों कल बैक टू बैक मीटिंग हो रही थी और कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का एहसास था कि पिछले 10 साल से चल रही जो सरकार की जो एनकम्बेंसी है, ठीक है, जो हमारा 10 साल का वनवास है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में सत्ता जो हासिल करी है वो करी है बीजेपी ने और यहाँ पर तीसरी बार सरकार बनेगी है बीजेपी की। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के कांग्रेस के अंदर हमेशा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अंदरूनी कलह चल रहा था, एक रस्साकसी चल रही थी, टग ऑफ वार चल रहा था। जी हाँ, जो रस्सी इतनी खींच सकता है वो बन जाएगा क्या, हरियाणा का मुख्यमंत्री। और इन्हीं सभी संभावनाओं के बाद में जो कांग्रेस की है वो छवि काफ़ी धूमिल हुई है जनता के दिलों के अंदर, इसलिए जनता के दिलों से ये पार्टी कहीं ना कहीं निकल गई। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं, जी हाँ, मंच के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवा करके, जी हाँ, खुद को पीछे की तरफ करके जनता को एक पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को या फिर सोनिया गांधी को, जी हाँ, इन दोनों को अपने ऑफिस बुला करके शांति की टेबल पर, जी हाँ, इनको बैठा करके इनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि आखिरकार परेशानी है कहाँ। क्योंकि लगातार दोस्तों जो केंद्र सरकार है, मतलब कि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और जनता के अंदर, जनता के कानों में एक जहर घोल रही है। जी हाँ, उस पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होता, अपमान होता है, समथिंग। सब नेताओं ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है कुमारी शैलजा को लेकर के, और उसको लेकर के इन्होंने कोई भी कांग्रेस के पार्टी के जो आला कमान नेता है उन्होंने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया। कठोर मतलब कि सॉफ्ट कदम नहीं उठाया, हम कह सकते हैं। फाइनली रैली पे रैली होती रही, ठीक है, और इनकी रैलियाँ काफ़ी अधिक हुई हैं संख्या के हिसाब से, और कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो रिज़ल्ट आज नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है, राजनीतिक जो है नॉलेज काफ़ी बूस्ट हुई है, ये हमको मानना पड़ेगा। जो इनके मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर जो इन्होंने उठाए थे, ठीक है, चाहे वो डंकी को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान को लेकर के हो, चाहे वो किसानों को लेकर के क्यों ना हो, बैक टू बैक उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो कहीं ना कहीं, जी हाँ, जो हरियाणा की हवा थी उसको परिवर्तन करने का इन्होंने पूरा प्रयास तो किया। इनके प्रयासों में बिल्कुल भी कमी मुझको नहीं दिखाई दी। लेकिन इनके थोड़े बहुत जो एक्शन थे वो इस पार्टी के लिए आज कहीं ना कहीं नेगेटिव बन गए। सो गाइस, गलतियों से इंसान सीखता है, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव होंगे अब, ठीक है, तो महाराष्ट्र के चुनाव में जो पिछली गलती हुई है वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, ये इस चीज़ का प्रयास करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि यहाँ पर किसी भी नेता की कोई भी स्टेटमेंट उस पार्टी से जुड़ी होती है और उस पार्टी की छवि खराब कर सकती है। और कांग्रेस के साथ दोस्तों एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी सेम यही हुआ था। इनके नेता के द्वारा दी गई स्टेटमेंट ने उनकी जीत को, कांग्रेस की जीत को हार में तब्दील कर दिया था। और यही सेम काम हुआ था पंजाब के विधानसभा चुनाव के अंदर भी, आपको याद होगा। लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, बार बार रिपीट करके अननेसेसरी टाइम खर्च नहीं करूँगा, ना ही आपका डाटा खर्च करेंगे हम लोग, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली हैट्रिक लग चुकी है बीजेपी की, राइट। और कांग्रेस इस समय जो वनवास था, 10 साल का वनवास, वो अपना समाप्त नहीं कर पाई। इनको और अधिक अभी 5 साल तक का वनवास और झेलना होगा। लेकिन ज़मीनी हालात बहुत बिगड़ चुके हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस को थोड़ा सा अब यहाँ पे मंथन करना पड़ेगा कि गलती हुई तो हुई कहाँ। और यहाँ पर कांग्रेस की अभी दो जो जिद हैं, खास तौर पे दोस्तों सबसे बड़ी जिद है जाति जनगणना करवाने की कांग्रेस की, जो मुझे लगता है कि नेगेटिव है। क्योंकि जाति जनगणना से क्या होगा, जाति जनगणना से केवल इतना होगा कि किस क्षेत्र में किस जाति की कितनी जनसंख्या, हमको ये चलेगी पता। अब करेगी क्या पार्टी अब ये करेगी कि जिस जाति की जनसंख्या होगी उसी जाति का कैंडिडेट, नेता वहाँ पर उतार देगी और वहाँ के लोग उसी कैंडिडेट को वोट देंगे। ऐसे ही होता है ना। अगर हम दोस्तों एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग पंथ हैं, हम पहाड़ी हैं, अगर हमारे पड़ोस में भी अगर पहाड़ी आता है तो हमारे अंदर कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है उसके लिए। और इसी चीज़ को लेकर के उस सॉफ्ट कॉर्नर का गलत फ़ायदा उठाते हैं ये पार्टी वाले नेता। तो इसलिए जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। हम भारतवासी हैं और विकास का हक सभी इंसान को होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सभी भारतवासी को होना चाहिए, ना ही डेडिकेटेड किसी जाति को लेकर के। और दोस्तों सेकंड इनकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो लगता है दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जो ये इसके अगेंस्ट हैं। तो इनको इसके अगेंस्ट शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में एक बहुत बड़ा मोटा खर्चा आता है, ये हमको समझना होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारे 2024 में जो 1 साल का चुनावी खर्चा हुआ है वो हुआ है 100 करोड़ रुपए। सोचिए, इतना मोटा अमाउंट, इतना बड़ा पैसा हमारे भारत का बच सकता है। जी हाँ, पक्का बचेगा।
मैं मानता हूँ कि एक दिन में सब जगह इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, ईवीएम की आवश्यकता होगी, बट जो पैसा बचेगा उस पैसे से हम लोग ईवीएम आराम से डेवलप कर सकते हैं। वो अलग बात है दोस्तों कि ईवीएम को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी चार्जिंग बैटरी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कभी अचानक से जो काउंटिंग को पॉज किया गया कई क्षेत्रों में उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको पैसा बचाना होगा, सेविंग करनी होगी, वरना अमीर और अमीर बनता जाएगा, गरीब और गरीब होता रहेगा। सो गाइस, इस खाई को अगर हमको पाटना है, इस दीवार को अगर हमको तोड़ना है, तो हमको कम से कम इन दो मुद्दों को लेकर थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। सो गाइस, अब ये बताएगा आने वाला वक्त कि आखिरकार क्या होगा, कौन सी करवट लेगा, महाराष्ट्र में क्या होगा। सो गाइस, लेकिन आपके इसमें क्या विचार है कि आखिरकार कांग्रेस से ऐसी कौन कौन सी गलती हुई है, या फिर जो हुआ सब बढ़िया है, आप काफ़ी कूल हैं, मतलब कि बीजेपी के जीतने से। जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके बिंदास पक्का बताना, अपनी राय आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।